पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जिस पर आप नित्य निरंतर ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। आज आपके लिए ज्योतिष का एक मूल विषय लेकर के आए हैं। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को पंचांग देखने के विषय में जानकारी होना आवश्यक है। आज हम बहुत पढ़ लिख गए, लेकिन पंचांग देखना हम नहीं सीख पाए। राजा के पास तो चतुरंगिणी सेना होती है, 4 प्रकार की सेना होती है, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल और इसके अलावा राजा का स्वयं का रथ। इन 4 प्रकार से सैनिक युद्ध करते हैं, लेकिन जो ज्योतिषी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनके पास पंचांग होता है, 5 अंग होते हैं। तो तिथि, योग, नक्षत्र, करण और मुहूर्त, इन 5 चीज़ों की यदि आपको जानकारी हो जाए तो आपका प्रत्येक कार्य सफल हो जाएगा। ये एक मुख्य सूत्र है, बहुत कठिन नहीं है। आज के समय में तो बिल्कुल सरल है। आप गूगल में चले जाइए, कोई भी आप सॉफ्टवेयर छोटा से लोड कर लीजिए, पंचांग का, कुंडली का कोई भी ऐप छोटा से आप लोड कर सकते हैं, अपनी डेट डालिए और तुरंत आपका जन्मांक चक्र सामने आ जाएगा। यदि उसमें आप डाल देंगे आज का पंचांग, तो आज का पंचांग आ जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनको यह बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। यदि आप थोड़ा से आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे आज हमारे इस कार्यक्रम को, तो निश्चित रूप से आपको पंचांग देखने की जो बेसिक विधि है, जिसको आप सोच रहे हैं बहुत कठिन है, हम कैसे जान पाएंगे, तो यह जानकारी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी मंत्र की साधना हो या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष में नक्षत्र, योग, करण, मुहूर्त और वार का बड़ा महत्व है, और इसको आपके लिए जानना भी बहुत आवश्यक है। आज के समय में, पहले कोई समय था कि हमको कुंडली बनवाने के लिए एक ज्योतिषी के पास जाना पड़ता था। आज यदि हम ना भी जाएं तो हम किसी भी साइट में जा कर के एक छोटा से ऐप हम लोड कर लेते हैं। आप गूगल में जाइए, उसमें लिख दीजिए एस्ट्रो काम या ज्योतिष कुंडली लिख दीजिए, तो कोई ऐप आ जाएगा। हिंदी में जो आप भाषा जानते हैं उसको आप लोड कर लीजिए, और जो ही उसको खोलेंगे तो उसमें ऑप्शन आते रहेंगे। तो यह आगे के भाग में जानने के लिए आपके लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमारा यह आग्रह है कि आप निश्चित रूप से इसको भी थोड़ा से सीखें, क्योंकि नक्षत्र में बहुत बल होता है। अच्छा नक्षत्र हमको 10 गुना ताकत देता है। कहते हैं कि यदि समय बल मिल जाए, पुरुष में कोई बल नहीं होता, समय में बल होता है। कोई समय ऐसा होता है कि वही पुरुष उस लड़ाई को जीत जाता है, और कोई समय ऐसा होता है कि उस लड़ाई जीती हुई अभी हार जाता है। ऐसा कौन सा कारण है? वो है नक्षत्र, तिथि और करण। उसको हम बताने का प्रयास करते हैं कि पंचांग में ज्योतिष का क्या महत्व है। क्योंकि ज्योतिष सीखने के लिए पंचांग का ज्ञान होना परम आवश्यक है। पंचांग अर्थात 5 अंग हैं। इन 5 अंगों के माध्यम में सबसे पहला अंग है तिथि। अब तिथियों के विषय में आप जानने का प्रयास करेंगे तो कुल 16 तिथियां होती हैं, और उसको प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। यह 16 तिथियां ही घूम करके आती रहती हैं, और इन हर तिथियों का एक अलग अलग महत्व है। आप पूर्णिमा में कोई काम करिए, निश्चित बन जाएगा। अब आप चतुर्थी, चतुर्दशी, नवमी में करिए तो बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। ये तिथियों का एक महत्व है, सब में अपना अपना एक प्रभाव है। किसी चीज़ को यदि हमको बनाना है, क्योंकि हमको दोनों काम करने हैं, तो बनाना है तो हमको दाहिने हाथ का प्रयोग करना है। दाहिने हाथ से जो काम करेंगे वह दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। और किसी चीज़ को बिगाड़ना है, किसी मकान को गिराना है, किसी स्थान को ध्वस्त करना है, किसी चीज़ को समतल करना है, किसी चीज़ का विसर्जन करना है, कोई फाइल, कोई पत्रावली, कोई कागज़ का काम पूरा हो गया तो उसको बाएं भाग में रख दीजिए, और यदि किसी कार्य को हमको आगे बढ़ाना है तो उसको दाहिने हाथ से प्रयोग करिए। इसी तरह से इन तिथियों का महत्व है। तो जो चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को प्रयोग किए जाते हैं, उसमें मकान का गिराना, किसी कार्य को समाप्त करना,
किसी कार्य को पूर्ण करना, किसी की पूर्णाहुति करना, किसी कार्य की, यह कार्य इन तिथियों में श्रेष्ठ माने गए हैं। तो इन तिथियों का बड़ा महत्व है। इसके विषय में हमने पहले भी आपको अलग अलग तिथियों के महत्व के वीडियो दिए हैं कि अगर आपका प्रतिपदा तिथि में जन्म हुआ है तो आपका स्वभाव क्या होगा, यह आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। पर इसका सूक्ष्म ज्ञान हम इसलिए देना चाहते थे कि बिना इसके हमको आगे बताने में आपको बहुत दिक्कत होगी, तो आप इन तिथियों के महत्व को जान लीजिए। दूसरे नंबर पर आते हैं नक्षत्र। नक्षत्र क्या है? कुल नक्षत्रों की संख्या है 27, जिनमें से उसमें नक्षत्रों के प्रकार अलग अलग है। पहला नक्षत्र है अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा। यह क्रम से 27 नक्षत्र हैं, पर इन एक एक नक्षत्र को 4-4 भागों में बांटा गया है, क्योंकि प्रायः एक नक्षत्र का मान लगभग 24 घंटे का होता है। एक नक्षत्र 24 घंटे रहता है, तो हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। तो इस भूमंडल पर गगन में इन 27 नक्षत्रों को स्थान दिया गया। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गई। ये उनकी पत्नियां हैं चंद्रमा की, और इनको 4-4 भागों में विभक्त करके कैसे किया गया? चूचे, चोला, अश्विनी, लीलू, लेलो, भरुणी, आई, उए, कृत्तिका, ओवा, बीबू, रोहिणी, वेबो, काकी, मृगशिरा, कुघाड़ा, छा, अद्रा, केको, हाही, पुनर्बस। इस तरह से इन नक्षत्रों को अलग अलग भागों में बांटा गया। और हुहे, होडा, पुख, डीडू, डेडो, अश्लेखा, मामी, मुमे, मघा, मोटा, टीटू, पूर्वा, फाल्गुनी, टेटो, पापी, उत्तरा, फाल्गुनी, पूखा, आठा, हस्त, पेपो, रारी, चित्रा, रूरे, रोता, स्वाति, तीतु, तेतो, विशाखा, नानी, नूने, अनुराधा, नोया, यीयु, ज्येष्ठा, ययो, भाभी, मूल, भूधा, फाड़ा, पूर्वा, साढ़, भेभो, जाजी, उत्तराषाढ़, खीखू, खेखो, श्रवण, गागी, गुगे, धनिष्ठा, गोषा, शिशु, सतभिषा, शेषो, दादी, पूर्व भाद्रपद, दूछा, झिंया, उत्तर भाद्रपद, देदो, चाची, रेवती। ये 4 चरण आपको सुनने में अटपटा लगा होगा, लेकिन जो हम लोग नामकरण करते हैं कि यदि आपका रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ तो आपको 4 चरण मिले, दे, दो, चा, ची। 6-6 घंटे में 4 चरण व्यतीत होते हैं। जिस चरण में आपका जन्म हुआ है वही राशि नाम आपका उसी अक्षर से रखा जाएगा। ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इन 27 नक्षत्रों को 360 डिग्री को 27 भागों में विभाजित किया जाए तो 13 डिग्री 20 अंश का एक नक्षत्र पड़ता है, अर्थात दिनों की संख्या। अब नक्षत्र और तिथि तो हमने बताया, अब आपको दिनों की बात बताते हैं, क्योंकि वार का बल भी मनुष्य के जीवन में आवश्यक है। तो वार का क्या महत्व है आप जानिए। 7 वार हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये 7 वार हैं। इन 7 वारों के कार्य का अलग अलग महत्व है। तो यदि हम कोई क्रूर कर्म करना है, कोई कठिन कर्म करना है, कोई हार्ड वर्क करना है, तो उसके लिए रविवार, मंगलवार और शनिवार श्रेष्ठ है। यदि कोई शुभ कर्म करना है, बैठ के पूजा करना है, ध्यान करना है, गृह प्रवेश करना है, मांगलिक कार्य करना है, तो उसके लिए सोमवार, बुधवार, शुक्रवार ये शुभ दिन है। इस तरह से 2 भागों में इन वारों को बांटा गया है। यात्रा में भी यदि हमको पूर्व दिशा की ओर यात्रा करनी है तो सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा में दिक्सूल रहता है। इसी तरह से यदि दक्षिण की दिशा की यात्रा करनी है तो गुरुवार को वर्जित है, और यदि हमको पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है तो रविवार और शुक्रवार को नहीं करनी चाहिए। यदि उत्तर दिशा की यात्रा हम करना चाहते हैं तो मंगल और बुधवार में दिक्सूल रहता है। तो वार के हिसाब से भी यात्रा का एक अलग महत्व है। अब वार के बाद नंबर आया करण का। तो तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। जो तिथि जितने घंटे का मान होता है तो उस करण होते ही ये कुल 11 करण होते हैं। इनके नाम बौ, बालो, कौलो, तैतिर, गर, वर्णिज, विष्टि, शकुनि, चतुष्पद, नाग और किस्तुग्न। ये 11 प्रकार के करण होते हैं
और एक तिथि में 2 करण का मान होता है। इस तरह से अब करण के बाद हम योगों का मान देखते हैं। योग इस तरह से यह 27 प्रकार के योग होते हैं। उसमें जो योग होते हैं विष्टि, शकुनि, चतुष्पद, नाग, किस्तुग्न, सूर्य तथा चंद्र के राशियों के योग बनते हैं। ये 27 प्रकार के होते हैं। योग में जिनके नाम विस्कुंभ, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सिद्ध, सुकर्मा, धृति, शूल, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, गतिपात, बरियान, परिग, शिव, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, ऐन्द्र और वैद्यति। इन योगों का ये महत्व है कि जब सर्वार्थ सिद्धि योग आता है तो हमको लगता है कि हर कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन यदि कहीं वज्र योग आ गया, यदि कहीं अतिगंड योग आ गया, शूल योग आ गया, तो फिर उस कार्य में बाधा आनी शुरू हो जाती है। इसलिए मित्रों, इन योगों का भी आपको अध्ययन रखना अपने जीवन में बहुत आवश्यक है। वैदिक ज्योतिष में मुख्यतः ग्रहों का प्रभाव इसी तरह से अध्ययन किया जाता है। सौर मंडल में ग्रहों का जो इस पृथ्वी मंडल के ऊपर सौर मंडल है, तो इन पर ज्योतिष की मान्यता के अनुसार एक सबको विशेष कक्ष दिया गया है, किसको कहाँ पर स्थापित होना है। तो इन तारों के समूह में जहाँ पर नक्षत्रों का निवास है, इनको 12 भाग में बांटा गया है। जो अश्विनी, भरणी आदि नक्षत्र हैं, इनकी 12 राशियाँ होती हैं। उन 12 भागों में इसको जो हमारा समूह है, नक्षत्र मंडल है, तो सबसे पहले उसको 12 भागों में बांटा गया। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां हैं। 12 राशियां कैसे बनी? तो नक्षत्रों के आधार में बनी। नक्षत्र कैसे बने? 27 नक्षत्रों को जब 4 भागों में बांटा गया तो 27 का 4 में गुणा करेंगे तो 108 बनेगा। अर्थात इसीलिए 108 दाने की ये माला होती है। और निश्चित रूप से यह माला इसीलिए 108 दाने की होती है कि इसमें सभी नक्षत्रों का समावेश होता है। तो ये 27 नक्षत्रों को जब 4-4 भागों में बांटा गया तो ये सौर मंडल 108 भागों में बट गया। अब 108 भागों को इन 12 राशियों के समूह में अलग अलग विभाजित किया गया, जिन राशियों को हमने आपको बताया। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, यह 12 राशियां होती हैं। ये 30-30 अंश की एक राशि होती है। पूरे राशि चक्र में 360 अंश होते हैं। ग्रह लिंग यह विंशोत्तरी दशा के अनुसार सूर्य की दशा 6 वर्ष की, चंद्रमा की दशा 10 वर्ष की, मंगल की 7 वर्ष की, बुध की 17 वर्ष की, गुरु की 16 वर्ष की और शनि की 19 वर्ष की और शुक्र की 20 वर्ष की और राहु की 18 वर्ष की, केतु की 7 वर्ष की। यह विंशोत्तरी महादशा है। यह ग्रह जब अपनी महादशा में आते हैं तो फिर इतने वर्षों तक उसमें भ्रमण करते हैं। ग्रहों का जो आपसी मित्रता और शत्रुता का द्वेष है, तो प्रायः कुछ सतोगुणी है, कुछ रजोगुणी है, कुछ तमोगुणी है। अलग अलग मित्रता के अनुसार से बांटा गया। तो सूर्य के जो मित्र हैं चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि और बुध, इन मित्र, सम और शत्रु भागों में अलग अलग इनको बांटा गया है। तो सूर्य की जो मित्र ग्रह हैं वह चंद्रमा, मंगल और गुरु हैं, और जो शुक्र, शनि, बुध है ये सम है। तो और शनि शत्रु हैं, बुध सम है। चंद्रमा सूर्य के मित्र हैं और बुध से शत्रु है, मंगल से इनका सम है और गुरु, शुक्र, शनि से इनकी शत्रुता है। इस तरह से राशियों के गुण और स्वभाव के अनुसार ही इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब कुछ तो चर कारक राशियां हैं, कुछ स्थिर कारक हैं और कुछ दुस्वभाव कारक हैं। जैसे मेघ चर राशि है। यदि कोई चलायमान कार्य करना है, हमको कोई यात्रा करनी है, तो चर राशि में यात्रा करना शुभ है, इसके स्वामी मंगल है। वृष स्थिर राशि है, इसके स्वामी शुक्र हैं। मिथुन दुस्वभाव राशि है, इसके स्वामी बुध हैं। कर्क चर राशि है, इसके स्वामी चंद्रमा है।
सिंह स्थिर राशि है, इसके स्वामी सूर्य हैं। कन्या दुस्वभाव राशि है, इनके स्वामी गुरु हैं। तुला चर राशि है, इसके स्वामी शुक्र हैं। वृश्चिक स्थिर राशि है और इसके स्वामी मंगल हैं। धनु दुस्वभाव राशि है, इसके स्वामी गुरु हैं। और मकर चर राशि है, इसके स्वामी शनि हैं। कुंभ स्थिर है, इसके स्वामी शनि हैं। मीन दुस्वभाव राशि है, इसके स्वामी गुरु हैं। इस तरह से इन राशियों का विभाजन और स्वामित्व चर, स्थिर और दुस्वभाव 3 संज्ञक राशियां होती हैं। यदि चर राशि चलायमान राशि है, कोई स्थिर कार्य हमको करना है, स्थायी रूप से घर में रहना है, तो उसके लिए स्थिर लग्न होना चाहिए। और यदि हमको कुछ देर चलना है, कुछ देर बैठना है, तो हमको दुस्वभाव राशि लेनी चाहिए। इसी तरह से इन 3 भागों में सारे राशियों को विभाजित किया गया। अब यह जो 12 राशियां हैं, इनके जो स्वामी हैं वो अलग अलग हैं और उनके कारक भी अलग अलग हैं। क्योंकि जब सौर मंडल में ग्रहों का विभाजन हुआ तो उसमें ग्रहों के राजा सूर्य हो गए। सूर्य राजा हैं और वह इसीलिए कुंडली में सूर्य का बलवान होना नितांत आवश्यक है। यदि सूर्य और चंद्र 2 ग्रह कुंडली में आपके कमजोर हैं तो कुंडली कितनी भी बलवान हो, ग्रह दूसरे कितने भी सशक्त हों, पर 50% ही वो अपना फल दे पाएंगे सूर्य चंद्रमा के निर्बल होने पर। अब सूर्य कब बलवान होते हैं? सूर्य दिन में बली होते हैं और चंद्रमा रात में बली होते हैं। तो इन 12 राशियों को 2 भागों में बांटा गया, दिन के स्वामी सूर्य और रात्रि के स्वामी चंद्रमा। तो 6 राशियां, जो 12 राशियां हैं, उनमें से 5 राशि सूर्य को और 5 राशि चंद्रमा को दे दी गई। एक राशि सूर्य चंद्रमा के पास बची, अर्थात सिंहस्याधिपति सूर्य और कर्कस्याधिपति शशि। सिंह आदि 6 राशियों के स्वामी सूर्य हैं और कर्क आदि 6 राशियों के स्वामी चंद्रमा हैं। फिर चंद्रमा और सूर्य ने अपनी अपनी राशियों में से इन जो 5 ग्रह बचे उनको एक राशि प्रदान की। तो इन सब ग्रहों के पास 2 राशियां हो गई। जैसे मंगल है तो मंगल के पास 2 राशियां हैं, मेष वृश्चिक योर भौमा। मेष और वृश्चिक 2 राशियों के स्वामी हैं। और बुध भी 2 राशियों के स्वामी हैं, बुध मिथुन कन्यायो। बुध मिथुन और कन्या के स्वामी बुध हैं। और इसके बाद गुरु के पास भी 2 राशियां हैं, धनु और मीन। शुक्र के पास भी 2 राशियां हैं, वृष और तुला। शनि के पास भी 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। अर्थात इन 5 ग्रहों के पास 2 राशियां हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के पास एक ही राशि है, सिंह और कर्क। दोनों ग्रहों ने अपनी अपनी राशियों में से एक राशि इन ग्रहों को प्रदान की। इस तरह से यह सौर मंडल स्थापित किया गया। अब सूर्य को देखें तो सूर्य आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, प्रतिष्ठा के कारक हैं, नेत्रों के कारक हैं, आरोग्यता के कारक हैं, प्रशासन, मस्तिष्क, सुवर्ण, गेहूं, शक्ति, मानक आदि के वो कारक हैं। और चंद्रमा माता, मन, बुद्धि, स्त्री, धन, चावल, कपास और श्वेत वस्त्र, मोती, गला, दाईं आंख, बाईं आंख, नाड़ी तंत्र आदि के कारक चंद्रमा हैं। मंगल पराक्रम के, बल के, भूमि के, भाई के, सेना के, अग्नि के, गुड़ के, मूंगा के और ताम्रपात्र के कारक मंगल हैं। बुध यह विद्या के, वाणी के, बुद्धि के, मित्र के, सुख के, मामा के, बुद्ध बांधव, गणित के, शिल्प, ज्योतिष आदि के, चाची, मामी, हरिवस्त्र, घृत, पन्ना, रत्न आदि के कारक बुध ग्रह माने गए। गुरु विवेक के, धर्म के, बुद्धि के, मित्र के, शरीर की पुष्टि के, पुत्रों के, ज्ञान, शास्त्र, धर्म, बड़े भाई, उदारता और पुष्प, राग, पीला वर्ण, सुवर्ण, ब्राह्मण, मंत्री, सत्वगुण, पति का सुख, पौत्र, पितामह आदि के कारक बृहस्पति माने गए। इसी तरह से शुक्र आयु के कारक, वाहन के कारक और अपने जीवन में होने वाले जो व्यापार सुख, काम सुख, वीर, चांदी, काव्य, रुचि, संगीत, श्वेत वस्त्र, चांदी, हीरा,
दुग्धादि पदार्थ के कारक शुक्र हैं। इसी तरह से शनि आयु के कारक हैं, जीवन मृत्यु के कारक हैं, सुख और दुख के कारक हैं, रोग और विपत्ति के कारक हैं, शिल्प विद्या, भैंस, केस, तेल, नीलम, लोहा आदि पदार्थों के कारक शनि देव हैं। राहु सर्प के कारक हैं, लॉटरी के कारक हैं, गुप्त धन के कारक हैं, भूत बाधा के कारक हैं, प्रयास और तस्करी के कारक हैं, कंबल, नारियल, सप्तधान, गोमेद पत्थर आदि पदार्थों के कारक राहु हैं। केतु गुप्त विद्या के, गुप्त शक्ति के, कठिन कार्य के, धूम्रवर्ण आदि के कारक हैं। पीड़ा, चर्म रोग, व्रण, तंत्र विद्या, बकरी, नीच जाति, कृष्ण वस्त्र, कंबल आदि वस्त्रों के कारक केतु हैं। इस तरह से जन्म कुंडली में इन ग्रहों को अलग अलग स्वामित्व देकर के स्थापित किया गया है। अब शुभ भाव में पड़ा हुआ कोई भी ग्रह अथवा पापी ग्रह से युक्त है, दुष्ट ग्रह कारकत्व से संबंधित है तो उसमें कमी आएगी। और यदि कोई ग्रह शुभ स्थान में पड़ा हुआ है द्वादश भाव में तो फिर उसमें शुभता आएगी। इस तरह से इन ग्रहों का जो यह कारकत्व है वह विभाजित किया गया है और उन कारकों के अनुसार ही इन ग्रहों को अपने अपने स्थान में बल प्रदान किया गया है। द्वादश भावों की स्थिति, राशियां, ग्रह अपना शुभ अशुभ फल इसी अनुसार प्रकट करते हैं। पहला भाव तन भाव, दूसरा धन भाव, तीसरा सहज भाव, चौथा मातृ भाव, सुख भाव, पांचवा पुत्र भाव, छठवां संतान आदि का, छठवां शत्रु आदि का भाव, सातवां पत्नी व्यापार आदि का भाव, आठवां मृत्यु आयु आदि का भाव, नवां भाग्य भाव धर्म भाव, दसवां कर्म भाव पिता का भाव, 11वां लाभ भाव बड़े भाई का भाव और 12वां व्यय स्थान होता है। इस तरह से बलाबल के अनुसार जो ग्रह जिन भाव में बैठ जाते हैं उसी के अनुसार वह अपना फल प्रदान करते हैं। यदि कोई ग्रह 5वें, 9वें या लग्न से संबंध बना लेता है तो उसका पापत्व हो या शुभ ग्रह हो दोनों अच्छा फल देने में समर्थ हो जाते हैं। कोई ग्रह त्रिकोण से और केंद्र से संबंध बना करके, त्रिकोण से संबंध बना के केंद्र में बैठ जाए, यदि केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठ जाए तो उसमें शुभत्व आ जाता है। लेकिन कोई भी शुभ ग्रह यदि 6वें, 8वें, 12वें से अपना संबंध बना करके केंद्र त्रिकोण में बैठता है तो उसमें शुभत्व की कमी हो जाती है। तो इन चीज़ों को आपको जानना आवश्यक था। आज हमने आपको इसीलिए नक्षत्र, योग, करण इस विषय में बताने का प्रयास किया। आगे आपको कुंडली के अन्य विषय में ले चलेंगे। चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली, होरा कुंडली आदि के विषय में धीरे धीरे बताने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो को देखकर आपको यह ज़रूर बताना है कि इस पर हमको कैसा लगा, कोई चीज़ हमको समझ में अच्छे से आ रही है या इस पर और कुछ हमको विस्तार करना है, यह सुझाव आप अवश्य दें। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः मिलते हैं। नमस्कार।